हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी विजन एंड दिस इज़ लवली पांडे। इस वीडियो में हम क्लास 10 की साइंस चैप्टर 1 पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हम दो तरह के चेंजेस के बारे में जानते हैं साइंस में, एक फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। इस पूरे चैप्टर में हम केमिकल चेंज को लेकर पढ़ेंगे कि कोई भी केमिकल चेंज होती है तो उसका क्या क्या कंडीशन होता है, कैसे हमें पता चलेगा कि एक जो चेंज हो रही है हमारे सामने वो केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है, तो वो हम पढ़ेंगे। केमिकल चेंज होती है तो कुछ प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, जो एलिमेंट्स जिनमें केमिकल चेंज होती है तो उसके बीच का जो इक्वेशन होता है, जो नया इक्वेशन बनता है उसे हम देखेंगे। जो इक्वेशन हमारे सामने आता है उसे सबसे पहले तो हमें बैलेंस करने का ज़रूरत होता है, तो इक्वेशन का बैलेंस करने के पीछे का रीज़न क्या है वो हम देखेंगे, और इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं उसे हम देखेंगे इस चैप्टर में। उसके साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शंस कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से हैं, किस में क्या क्या कंडीशन है, तो वो सब हम पढ़ेंगे। लाइक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। तो अभी तक जिन्होंने वीडियो को जो देख रहे होंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को भी बोलिएगा, उनके बीच में भी चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आती है तो। चलिए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे अगर आप ऊपर देख रहे होंगे तो दिख रहा होगा आपको, फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज़ नॉट लिटरेचर। मार्टिन एच फीसर जो है उनका कहना है कि जैसे कुछ हम फैक्ट्स पढ़ते हैं साइंस में तो वो इंटरेस्टिंग होते हैं, स्ट्रेंज होते हैं, अनोखे होते हैं और मतलब इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन वो साइंस हम उन्हें नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, वो इसलिए इंटरेस्टिंग होते हैं, अनोखे होते हैं क्योंकि उनके पीछे साइंटिफिक रीज़न होती है, लेकिन उन्हें हम साइंस मान के नहीं चल सकते हैं। जैसे कि अगर हम कोई लिटरेचर का बुक पढ़ते हैं तो उसमें कोई टफ मीनिंग होता है तो हम क्या करते हैं, डिक्शनरी में उसे फाइंड करते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन हम डिक्शनरी को ही लिटरेचर नहीं बोल सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 1 को। हम उनके पॉइंट्स को हमने अभी देखा कि मार्टिन एच फीसर के अकॉर्डिंग क्या है साइंस के बारे में, उसके फैक्ट्स के बारे में। अब यहाँ पे देखो बोला गया है कि जो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन। जो भी हमारे आसपास जो पर डे जो हमारे जो एक्टिविटीज़ होती हैं तो कैसे क्या एक्टिविटी होती है, सबसे पहले हम वो एक्टिविटीज़ को देख लेते हैं। मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। यहाँ पे बोल रहा है कि गर्मी के दिनों में अगर हम दूध को छोड़ दें ऐसे खाली, ठीक है, बाहर छोड़ दें तो क्या होता है, कोई आयरन तवा ले ले या फिर पैन ले ले या फिर नेल ले ले, जो भी है आयरन का मटेरियल ले लेते हैं और उसे जो है ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में बाहर छोड़ देते हैं, बाहर ही रख देते हैं। जहाँ पे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर हो, वैसे एटमॉस्फेयर जिसमें क्या होती है, वाटर का अमाउंट होता है, H2O हम बोल सकते हैं, वेपर के फॉर्म में होगा। उसके साथ साथ अगर हम अंगूर को छोड़ दें तो क्या होती है, फर्मेंट हो जाती है, वो क्या हो, ब्लैक कलर की हो जाती है, उसका टेस्ट बदल जाता है। उसके साथ साथ क्या होता है, अगर कोई खाना हम पकाते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस हमें मिलता है। फूड जो हमारे अंदर जो डाइजेस्ट होती है हमारे बॉडी में, उसमें हम देखते हैं कि हम जो जिस तरह का जो खाना खाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर का उसका जो साइज होता है, तो वो फूड में अलग ही तरह का फिर हमारे जो बॉडी में स्टमक में डाइजेस्ट होता है तो उसका अलग ही फॉर्म हो जाता है। जो हवा जो हम रिस्पायर करते हैं, जो हम लेते हैं, तो हम क्या लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, और हम ऑक्सीजन लेते हैं और एक्सहेल क्या करते हैं, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो ये सारे जो हम देखते हैं हमारे डेली लाइफ में जो सिचुएशंस होती हैं, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो नेचर एंड जो आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सबस्टांस का, पहले जो सबस्टांसेस होते हैं उनका जो नेचर है, जिस तरह के वो हैं और उनका जो रूप है, अपीयरेंस है, वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल यहाँ पे ले लें मिल्क का, तो मिल्क क्या हो जाएगा, रूम टेम्परेचर में अगर गर्मी के दिनों में अगर हम छोड़ देंगे दूध को बाहर तो क्या हो जाएगा, वो खट्टी हो जाती है, सोर हो जाती है, ख़राब हो जाती है, हम बोलते हैं कि दूध फट गई है, तो ऐसे हम लैंग्वेज में भी उसे बोलते हैं। अगर हम आयरन तवा नेल वगैरह को ले लें तो वो क्या हो जाता है, उसमें हम देखते हैं जंग लग जाता है, उसमें ब्राउन कलर का जो है ऊपर एक लेयर जम जाता है, हम बोलते हैं कि जंग लग गया। ठीक है, जो आयरन गेट वगैरह होती है उसमें भी ये होता है। ग्रेप्स क्या होते हैं, तो ये तो हम देखते हैं ब्लैक पड़ जाते हैं, उसका टेस्ट जो है वो अलग हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि जो ग्रेप्स है वो फर्मेंट हो गया है। फूड को हमें पता है कि फूड अगर हम कोई भी ले लें, डिफरेंट डिफरेंट फूड, टमाटर ले लें या फिर कोई भी जो खाना बनाते हैं, तो देखते हैं कि उसका जो फॉर्म हो खाना बनाने के पहले कुछ और होता है, खाना बनाने के बाद उसका जो टेस्ट है वो कुछ और ही हो जाता है।
टमाटर या फिर कोई भी अगर आप कोई सब्जी की ले लो, गोभी की सब्जी ले लो, तो गोभी जो मार्केट से आती है तो उसमें उसका टेस्ट नहीं होता है, लेकिन सब्जी के बाद जब बनती है तो किस तरह का उसका स्मेल जो है पूरा आपका घर में फैल जाता है और उसका जो कलर है वो भी बदलता है। उसके साथ साथ जो फूड हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है उसका भी जो अपीयरेंस चेंज होता है, और जो हवा जो हम लेते हैं उसका तो हमने देख लिया कि लेते हैं हम ऑक्सीजन और हम एक्सेल करते हैं CO2। तो यहाँ पे देख रहे हो कि उसका जो नेचर है उसके साथ साथ उसका जो अपीयरेंस है तो वो सारा जो है वो चेंज हो जा रहा है हमारा। हम जो पढ़े हुए हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को लेकर प्रीवियस क्लासेस में, जो हमारा क्लास 10 के पहले ही हम इसे पढ़ चुके हैं। दो तरह के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस होते हैं। तो अब यहाँ पे फिजिकल चेंजेस को तो डिस्कस नहीं करेंगे, पूरे चैप्टर में केमिकल चेंज को लेकर ही है। केमिकल चेंज को लेकर यहाँ पे बोल रहा है कि अ केमिकल चेंज तब होती है, ठीक है, जब केमिकल रिएक्शन होती है। हम बोल सकते हैं कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तभी केमिकल चेंज होगी, और केमिकल चेंज हुई है दैट इज़ वहाँ पे कोई रिएक्शन इन्वॉल्व होगा। अब ये केमिकल रिएक्शंस क्या है तो वो हम धीरे धीरे करके समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होगा तभी केमिकल चेंज होगा। तो इसे समझने के लिए हम सबसे पहले एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उसी से हम समझ जाएंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और हमें कैसे पता चलेगा कि जो केमिकल चेंज हुआ है केमिकल रिएक्शन हुआ है। एक्टिविटी 1.1 में सबसे पहले यहाँ पे देखो बोल रहा है कि जो टीचर की असिस्टेंस के प्रेजेंस में हमें ये एक्टिविटी करना है। जब भी कोई एक्टिविटी करेंगे तो टीचर वहाँ पे प्रेजेंस होना चाहिए ताकि वो हमें सजेस्ट करे, ठीक है, उनके प्रिकॉशन में रह के हमें करना है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक और बात करनी है कि हमें जो है अपने जब एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे उस समय हमें थोड़ा सा अपना आँख को दूर रखना है, जितना हो सके उतना। अब ये क्यों कर रहा है तो अब यहाँ पे जब एक्टिविटी पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा। सबसे पहले हमें बोल रहा है कि एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसका लेंथ नहीं भी तो 2 सेंटीमीटर लेना है, और फिर उसे क्या करना है, सैंड पेपर से रब करना है। पहले तो साफ़ कर लेना है उसे रब करके। अब उसके बाद बोल रहा है कि ये जो हमने सैंड जो लिया है मैग्नीशियम का रिबन, तो उसे विद द हेल्प ऑफ टोंग, ये जो टोंग देख रहे हैं हम हिंदी में चिमटा कहते हैं इसे, तो इसकी हेल्प से क्या करेंगे हम मैग्नीशियम रिबन को पहले तो हम उसे होल्ड कर लेंगे। होल्ड करने के बाद एक स्पिरिट लैंप लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे देखो उसका फ्लेम निकल रहा है। तो स्पिरिट लैंप लेने के बाद क्या करेंगे, मैग्नीशियम रिबन को उसके सामने ले जाके और बर्न करेंगे। यहाँ पे बर्न हो रहा है, और बर्न करने के साथ साथ क्या करेंगे, हम एक वॉच ग्लास रख लेंगे नीचे, ये हमारा वॉच ग्लास हो गया। और यहाँ से जो मैग्नीशियम रिबन जो बर्न कर रहा है तो उसके जो रेसिड्यूज़ है वो कहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, वॉच ग्लास में। हमें उसका जो एस है, एस जो है उसका जो रेसिड्यू हो रहा है, जो जल रहा है मैग्नीशियम रिबन, उसको हमें वॉच ग्लास में यहाँ पे कलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि जब भी हम बर्न कर रहे हैं ना मैग्नीशियम रिबन को यहाँ पे, तो थोड़ा ध्यान रखना है कि आँख को जितना हो सके उतना दूर रखना है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि क्या होता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यहाँ पे क्या आपको ऑब्जर्व करने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे हम आगे ही पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमारा सारा कुछ लिखा हुआ है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डार्जलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर। यहाँ पे बोल रहा है कि जो मैग्नीशियम रिबन जो बर्न हो रहा है तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो वहाँ का जो फ्लेम निकल रहा है बहुत ही ज़्यादा डार्जलिंग निकल रहा है, चमकीला निकल रहा है, ब्राइट निकल रहा है, और जो कलर है फ्लेम का वहाँ पे वो क्या है, वाइट कलर का फ्लेम। जैसे ही बर्न के पास ले गए मैग्नीशियम रिबन को तो वाइट कलर का फ्लेम निकल रहा है, एकदम ब्राइट फ्लेम निकल रहा है। और जो एस कलेक्ट हमारा हो रहा है वॉच ग्लास में, उसका जो कलर है वो क्या है, उसका भी कलर वाइट पाउडर है, वाइट कलर का पाउडर हमें मिल रहा है, वो एस, ठीक है। अब ये जो पाउडर है वो है क्या, तो यही जो पाउडर है हमारा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमें जो वॉच ग्लास में जो एस मिल रहा है तो ये हमारा क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो मैग्नीशियम रिबन है तो वो जल रहा है, तो हमारे पास तो सबसे पहले मैग्नीशियम है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। सबसे पहले तो मैग्नीशियम और सेकेंड में ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहाँ पे आया, तो कोई भी चीज़ अगर बर्न करती है तो हेल्प वहाँ पे एयर का होता है, एयर का प्रेजेंस में ही कोई भी चीज़ का बर्निंग होता है। अगर कोई एब्सेंस जगह पे जहाँ पे हवा ना हो वहाँ पे कोई भी चीज़ हम चलाना चाहें तो वो जलेगी नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना, हवा है तो हवा में ऑक्सीजन तो होगा ही। तो हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन जो बर्न कर रही है और जो बना रहा है प्रोडक्ट वो क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये हमारा क्या है, एस के फॉर्म में जो हमें कलेक्ट हो रहा है वॉच ग्लास में।
ठीक है। दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम यहाँ पे देख लिए, इसके साथ साथ एक और एक्टिविटी है हमारा, एक्टिविटी 1.2 1.3, ये दोनों एक्टिविटी को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि एक जो दूसरा एक्टिविटी है हमें उसमें से लीड नाइट्रेट लेना है, लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है, टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या करना है, एक आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड का भी सॉल्यूशन लेना है और ये दोनों को टेस्ट ट्यूब में लेके ऐड कर देना है, ठीक है। दोनों को ऐड कर देना है टेस्ट ट्यूब में लेकर। उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या होगा कि लीड नाइट्रेट को जब हम पोटाशियम आयोडाइड के साथ मिक्स करेंगे तो हमें यहाँ पे पोटाशियम नाइट्रेट मिलेगा। यहाँ पे अभी हमें उतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब हम नीचे पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नीचे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तब जाके हमें समझ में आएगा कि ये जो रिएक्शन है वो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ, ठीक है। बट इतना यहाँ पे हम जान लेते हैं कि लीड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ क्या होगा, तो हमें पोटाशियम नाइट्रेट मिलेगा, उसके साथ साथ हमें लीड आयोडाइड मिलेगा। और यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो कौन सा हो रहा है, हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि हम ले रहे हैं लीड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड, लेकिन हमें मिल रहा है लीड आयोडाइड और पोटाशियम नाइट्रेट। तो हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे भी 2 न्यू प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमें 2 न्यू प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे एक नया रिएक्शन हमारे सामने है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम देखेंगे नीचे, समझेंगे इसको। अब यहाँ पे देखो, एक एक्टिविटी 1.3 है, उसमें क्या दे रहा है, एक्टिविटी 1.3 में दे रहा है कि सबसे पहले तो जिंक के कुछ टुकड़े ग्रैनुअल्स ले लेने हैं कॉनिकल फ्लास्क में या तो फिर टेस्ट ट्यूब में। यहाँ पे हम फिगर भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये फ्लास्क है हमारा, तो इसमें जिंक का ग्रैनुअल्स कुछ टुकड़े को हम ले लिए हैं। और लेने के बाद क्या करना है, तो यहाँ पे भी बोल रहा है कि जो एसिड हम जो यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो कौन कौन सा है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करेंगे या तो फिर सल्फ्यूरिक एसिड करेंगे यूज़, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो एसिड होते हैं वो हार्मफुल होते हैं अगर कोई स्किन वगैरह में, कहीं पे हैंड की स्किन वगैरह में टच हो जाए तो इसलिए सावधानी के साथ इस एक्टिविटी को करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिंक के ग्रैनुअल्स ले लेंगे कॉनिकल फ्लास्क में, उसके साथ देख रहे हैं हम कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर जो भी हमारे पास प्रेजेंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो दोनों को हम उसमें डाल देंगे और उसके बाद हम उसके रिएक्शन को देखेंगे। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो जिंक ग्रैनुअल्स यहाँ पे है तो वहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रहा है। फिर आपको बोल रहा है कि ये जो कॉनिकल फ्लास्क है उसे एक बार टच करके देखना है कि क्या कुछ वो आपको, या तो फिर कॉनिकल फ्लास्क पहले जितना टेम्परेचर था उसका लो हो गया, ठंडा हो गया वो, या तो फिर उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया, वो गर्म फील हो रहा है आपको। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, सबसे पहले हम जिंक ग्रैनुअल्स को मिक्स करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर H2SO4 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, जिंक क्लोराइड मिलेगा। हमें यहाँ पे जिंक क्लोराइड मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा यहाँ पे। तो इसका जो हम कुछ नीचे रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जिंक क्लोराइड मिलेगा, उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस मिलेगा। और जब हम कॉनिकल फ्लास्क को जब हम यहाँ पे जब टच करेंगे अपने हैंड से तो हम क्या देखेंगे कि ये गर्म हो गया, ये हीट हो गया है, ठीक है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि एक तो हमें प्रोडक्ट मिल गया, एक नया प्रोडक्ट मिला हमें जिंक क्लोराइड, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ, और जो है हमारा जो कॉनिकल फ्लास्क है वो क्या है, हीट हो गया है, वार्म हो गया है, गर्म हो गया है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये तीनों में क्या क्या किस तरह का हुआ है यहाँ पे चेंजेस। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है कि फ्रॉम द 3 एबव एक्टिविटीज, जितने भी एक्टिविटीज़ हमने अभी देखा, हम बोल सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है अगर, तो या तो फिर स्टेट चेंज होता है। स्टेट कितने तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और एक गैस, ठीक है। ये 3 तरह के स्टेट होते हैं। तो कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो स्टेट चेंज होगी। जो जिसके बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है उसका स्टेट, जो हमारे प्रोडक्ट मिलेगा, हो सकता है कि प्रोडक्ट का स्टेट अलग हो, ठीक है, तो स्टेट चेंज हो जाएगी। जैसे कि अभी हम देख रहे थे हाइड्रोजन गैस हमें मिल रहा था जो कि गैसेस के फॉर्म में था, तो वो तो था नहीं हमारे पास, प्रोडक्ट में हम लिए नहीं थे। हम क्या लिए थे, H2SO4 लिए थे या फिर HCl लिए थे या फिर जिंक के ग्रैनुअल्स लिए थे, ठीक है। तो गैस हमें मिल रहा है, तो या तो स्टेट का चेंज होगा या फिर क्या होगा, कलर का चेंज होगा, कलर भी चेंज हो जाएगा। इसलिए क्योंकि हमें जो वहाँ पे लीड आयोडाइड मिल रहा था,
यहाँ पे देखो, ये वाले हमें लीड आयोडाइड एज अ प्रोडक्ट मिलता है, तो उसका जो कलर है वो क्या होता है, येलो कलर का उसका कलर होता है। ठीक है, अब हमारा ये हो गया। इसके साथ साथ हमें बोल रहा है कि या तो फिर गैस इवॉल्व होगा, जैसे कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रहा था एक्टिविटी में, उसके साथ साथ टेम्परेचर का चेंज होगा। तो हमें देख रहे थे कि जब हम फ्लास्क को टच किए तो वो क्या हो गया था, वार्म हो गया था, गर्म हो गया था, हीट हो गया था। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो स्टेट चेंज होना, कलर चेंज होना, गैस इवॉल्व होना या तो फिर टेम्परेचर चेंज होना जब भी दिखेगा तो समझ जाएंगे हम कि केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, केमिकल रिएक्शन हुआ है वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बोल रहा है कि जो भी हम अपने आसपास जो चेंजेस देखते हैं, तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों में लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमारे आसपास होती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि खाने के प्रोडक्ट्स में हो रही है, जो आसपास हमारे जो सब्सटेंसेस हैं उनमें भी केमिकल चेंज हो रही है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, तो उनको हम सबसे पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के साथ यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से हम कैसे यहाँ पे हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे बोल रहा है आपको केमिकल इक्वेशंस। अभी हमने पढ़ा है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ा। अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है तो केमिकल इक्वेशन तो होगी ही इन्वॉल्व, क्योंकि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में जो है रिएक्शन होगा और फिर हमारा नया प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब तो यहाँ पे हम केमिकल इक्वेशन को पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो एक्टिविटी 1.1 में जैसे कि हमने भी पढ़ा है कि मैग्नीशियम रिबन क्या हुआ, तो जली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हवा से उसे ऑक्सीजन मिल गया, और यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ है किसका हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे अगर हम ऐसे बोलने लगे कि अगर हमें बोला जाए कि इस केमिकल रिएक्शन को आप बताइए, तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन रिबन इज बॉन्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से क्वाइट लॉन्ग हो जाएगा रिप्रेजेंट करना। तो उस चीज़ को सॉर्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं। तो अगर वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में अगर एबव केमिकल रिएक्शन, ऊपर क्या हुआ था, केमिकल रिएक्शन हुआ था। ठीक है, तो उसको अगर केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है हमको, तो हम वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में सबसे पहले उसे लिखते हैं। तो अगर वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में अगर हम लिखने लगे तो मैग्नीशियम लिखेंगे प्लस ऑक्सीजन लिखेंगे, उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि मिला हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जिस चीज़ के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, और नया जो हमें कुछ मिल रहा है, जो प्रोडक्ट मिल रहा है, सब्सटेंस जो मिल रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। जो नया चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है वो प्रोडक्ट हो गया। और पहले जो जिन भी चीज़ों के बीच में या तो वो दो चीज़ हो या तो फिर दो से ज़्यादा हो, तो उन सारी चीज़ों के बीच में जो रिएक्शन हो रहा है उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक और है, ये एरो का साइन है, तो एरो के हेड की तरफ हम क्या लिखते हैं, ये है जैसे कि एरो, तो ये एरो का हेड हो गया, ये टेल हो गया। ठीक है, तो एरो का जो हेड है उसकी तरफ हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट्स को लिखते हैं, एरो के टेल की साइड हम क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट्स को लिखते हैं। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मैथ्स में हम LHS और RHS यूज़ करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो हमारा राइट हैंड साइड इधर है, तो राइट हैंड साइड में हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट को, और लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट्स को। तो इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो पूरा वो सब कुछ यही चीज़ बताया गया है। अब यहाँ पे देखो कि जो केमिकल इक्वेशन हम वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में सबसे पहले लिखें, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो सबसे पहले हम उसको वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखें। ठीक है, तो वर्ड इक्वेशन भी अभी हम देख रहे हैं कि बड़ा लग रहा है हमको, तो इसको भी एक और शॉर्टर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे बस जो है आपको 1 by 1 स्टेप में केमिकल इक्वेशन को ही बताया गया, समझाया गया है। तो केमिकल रिएक्शन देखें, उसका वर्ड इक्वेशन देखें, अब हम उसका देखते हैं उससे भी शॉर्ट हम उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है कि केमिकल इक्वेशंस को हम और भी ज़्यादा कॉन्साइज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, यूज़फुल बना सकते हैं अगर हम केमिकल फार्मूला को यूज़ करें वर्ड्स ना लिख के। जैसे मैग्नीशियम यूज़ कर रहे थे वहाँ पे तो उसके केमिकल फार्मूला को यूज़ करेंगे, ऑक्सीजन लिख रहे थे उसके केमिकल फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो केमिकल इक्वेशन में हम रिप्रेजेंट करेंगे जो भी हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ है उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, केमिकल फार्मूला के हेल्प से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमारा मैग्नीशियम हम लिए तो उसका केमिकल जो फार्मूला है, केमिकल नेम उसका क्या है, केमिकल सिंबल क्या है, मैग्नीशियम Mg। ठीक है, Mg इसका क्या हो गया, केमिकल सिंबल ऑफ मैग्नीशियम। उसी तरह से बोल सकते हैं ऑक्सीजन का केमिकल फार्मूला क्या हो गया, O2।
O2 हो गया ऑक्सीजन का। प्रोडक्ट मिला क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, MgO केमिकल फॉर्मूला हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा केमिकल इक्वेशन जो है वो कंसाइज शॉर्टर जो है हमें शॉर्टर फॉर्म में हमें मिला हुआ है। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ इच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द रो। ठीक है, अब यहाँ पे जो रो है उसके LHS में और RHS में जो नंबर ऑफ एटम्स है उसे हमें काउंट करना है। एलिमेंट क्या है, तो एलिमेंट हमारे यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 2 एलिमेंट्स हैं जो हमारा रिएक्शन में इन्वॉल्व है। वो क्या है, 2 एलिमेंट्स हैं, एक है हमारा मैग्नीशियम, दूसरा है हमारा